नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गीता स्कूल के चैनल पर। अभी हम लोगों ने अभी-अभी अपना सफ़र शुरू किया है जिसमें हमने 1 या 2 पाठ पढ़ लिए हैं। मैं आपको एक छोटी-सी जानकारी यहाँ पर देना चाह रही हूँ, लेकिन जानकारी से पहले हमारी जो सबसे मैंडेटरी चीज़ है, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, उन सब के लिए हमने एक 3 प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है? आप जितने भी कवि और लेखक परिचय पढ़ेंगे उन सब की अलग प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाई है। सरल व्याख्या जो हम चैप्टर्स की पढ़ रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनकी हमने अलग प्लेलिस्ट बनाई है और आज से हम प्रश्न बैंक या कह लीजिए प्रश्नोत्तर की एक नई प्लेलिस्ट आपके सामने लेकर आए हैं क्योंकि एग्जाम में हमें प्रश्नों के भी उत्तर भी देने हैं। यहाँ पर छोटे, बड़े, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रकार के प्रश्न आपके सामने आते हैं। तो आज हम जो व्याख्या करेंगे, जो बताएँगे, वो बताएँगे आपको चैप्टर्स में यानी पाठ के पीछे आपकी किताब में जो भी प्रश्न उत्तर हैं उनको। इसके अलावा आपको मैं इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न और बताती जाऊँगी जिनके आने की संभावनाएँ आपके पेपर में हो सकती है कि इस तरीके के प्रश्न भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 आरोह भाग 2 की जिसमें हमने शुरू किया था काव्यखंड। काव्यखंड में हमने सबसे पहले पढ़ा था हमारा कवि परिचय जो कि हमारे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इनका हमने कवि परिचय पढ़ा जो आपको अलग प्लेलिस्ट में मिलेगा। इसके बाद हमने इनकी 2 कविताएं पढ़ी जिनकी व्याख्या हमने पूरी की है। पहली थी आत्म परिचय और दूसरी हमने पढ़ी है एक गीत। इन दोनों की हमने व्याख्या पढ़ी। इनके लिए अलग प्लेलिस्ट है, ध्यान रखिएगा। आपको पूरा चैप्टर एक साथ नहीं मिलेगा, अलग-अलग प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आज जो हम नई प्लेलिस्ट डाउनलोड आपके सामने करेंगे या बताएंगे वो है आपके प्रश्नोत्तर की। ये हमारे प्रश्नोत्तर का पेज है। अब हम इस पर आज बात करेंगे, ठीक है? देखिए प्रश्नोत्तर आपके ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपको उनका मर्म समझ लेना है कि आखिर वो प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, आपको उसमें बताना क्या है। तो यहाँ पर आपके 6 प्रश्न दिए हुए हैं और एक कविता के आसपास ये एक का और है। आप इसे HOT बोल सकते हैं, हाई मतलब थिंकिंग ऑर्डर वाला प्रश्न बोल सकते हैं कि आपको इसमें सोचना पड़ता है। कुछ प्रश्न तो सीधे सीधे कविता से रिलेटेड आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? कविता की लाइनें दे दी जाएंगी या चैप्टर्स में से या पार्ट में से कोई लाइन दे दी जाएगी, उसके आसपास की जितनी भी घटनाक्रम है उससे संबद्ध करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत से लगते इस कथनों का क्या आशय। ये आत्म परिचय से लिया गया, आपको ये पता होना चाहिए। आपका आपकी व्याख्या भी आएगी करने को, आपका सार पूछने को आ सकता है पेपर में। आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ दे दी जाएंगी, उनको आपको वहाँ पर सरल भाषा में समझाना है। तो वो व्याख्या तो हम पूरी पढ़ चुके हैं, आप उसको वहाँ से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर कवि की कविता आत्म परिचय से 2 लाइनें दी हुई हैं। उन्होंने कहा मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ और वहीं पर उन्होंने कविता में बोला है कि मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। तो ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। कैसे? एक तो मैंने जग का भार ले रखा है अपने ऊपर, ठीक है? यानी कि संसार की चीज़ों को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो उनकी लाइन है, आप ये जो विरोधाभासी कथन है, इनमें क्या आशय है, इनका क्या स्पष्टीकरण हो सकता है? देखिए, अब हरिवंश राय बच्चन जी की कविता का पूरा अगर हम सार ढूंढें या प्रतिपाद्य की बात करें तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कही है, संसार में मैं हूँ, मैं इस संसार की प्रशंसा करता हूँ, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं संसार से उसी तरह से निर्लिप्त हूँ जैसे जल में कमल होता है। कमल जल में खिलता है लेकिन वो जल में डूबा हुआ नहीं होता, वो उससे ऊपर होता है। मतलब संसार की सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, समझता हूँ, लेकिन मैं उनसे फिर भी निर्लिप्त हूँ। मैं किसी सांसारिक मोह माया में नहीं फंसा हुआ हूँ। मेरा जो कर्म है, मेरा जो उद्देश्य है, मैं उन्हीं की तरफ उन्मुख रहना चाहता हूँ। तो मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यानी संसार की जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं, संसार में जितनी भी बुरी आदतें हैं, अच्छाइयाँ हैं, उन सबको मैं समझता हूँ। मैं जानता हूँ मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो संसार में जगजीवन का भार मैं ले रखा है क्योंकि मेरे कुछ सामाजिक दायित्व हैं, मेरे कुछ पारिवारिक दायित्व हैं, मेरे कुछ सांस्कृतिक दायित्व हैं,
उन सबको मैं पूरा करता हूँ, वो भार मेरे ऊपर है, वो प्रेशर मेरे ऊपर है, लेकिन मैं न जग का ध्यान किया करता हूँ। अर्थात जो संसार की आदत है कि अपने आप में संसार हमें जकड़ लेता है, स्वार्थ हो, लोभ हो, लालच हो, माया के बंधन हो, परिवार अपने अपने आप में अपनी प्रशंसा में डूबे रहना हो, या कई बार हम होता है स्वार्थ में दूसरों का अहित कर देते हैं, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। यानी कि संसार में रहते हुए मैं इन सब बुरे कर्मों से बहुत दूर हूँ, यानी कि मैं उन संसार की चीज़ों में डूबा हुआ नहीं हूँ। यहाँ पर ये दोनों विपरीत कथन है, इन दोनों कथनों को आपको अलग अलग ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रश्न जिस नंबर का आता है, जितना उसका अंक भार होता है, आपको शब्द सीमा उतनी ही मिलेगी। तो अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा और शब्द सीमा के अंतर्गत ही आप अपने उत्तरों को दें। नेक्स्ट है आपका, जहां पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? ये भी आपका आत्म परिचय से ही है, ठीक है, ये भी आपका आत्म परिचय से ही है। यहाँ पर ये बोला है, ये भी संसार की बात है। जहां पर दाना है यानी कि इंसानों में क्या है, जब संसार में इंसान आता है तो क्या करता है, मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूँ, मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरा इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरे बच्चों के पास ये सुख सुविधाएं होनी चाहिए, मुझे यहाँ घूमने जाना है, ऐसे कपड़े, वैसा घर। ये सब क्या है? दाना। दाना का मतलब है यहाँ पर लालच, मोह, माया, संसारिक जितने भी प्रलोभन है। वहां पर क्या होता है, जहां दाना रहता है वहीं नादान भी होते हैं। और जहां पर ये सब चीजें हैं और इनको मानने वाले लोग हैं, उनको कभी नादान कह रहा है, मूर्ख कह रहा है, क्योंकि ये सब चीजें क्षण भंगुर हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी, या हमारा जीवन समाप्त हो गया तो हम इन चीजों को भोगने के लिए वापस नहीं आ सकते पृथ्वी पर। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि दाने का मतलब यहाँ पर संसारिक माया जाल है जिसमें लोग फंस जाते हैं, और उन फंसे हुए लोगों को ही कवि ने यहाँ पर नादान कहा है। तो जहाँ सांसारिकता है, लोलुपता है, वहां पर ही वो मूर्ख लोग हैं जो इन चीजों में फंस जाते हैं। फिर याद रखिएगा, अंक भार जिसके अकॉर्डिंग है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने शब्दों के उत्तर देने हैं, क्योंकि वहां पर शब्द सीमा आपकी निर्धारित होती है। ये भी आपका आत्म परिचय से है। मैं और जग और कहाँ का नाता। इस पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। ये मैंने जब आपको व्याख्या की है ना कविता की, आप याद रखिएगा, वहां पर ये इस लाइन को मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया है। आप एक बार व्याख्या सुनिएगा, फिर आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा वहां पर डिटेल में। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 3 बार और आया है। मैं और की बात करें तो यहाँ पर ये जो मैं और है, यानी कि मैं और हूं, मैं दूसरे लोगों से भिन्न हूं, भिन्नता के अर्थ में यहाँ पर पहला वाला और आया है, ठीक है, मैं भिन्न हूं। और जग भी मुझसे भिन्न है, यानी जग भी मुझसे इतर है। मैं संसार की चीजों में फंसा हुआ नहीं हूँ, संसार में जो सब चीजें होती हैं वो अलग हैं, मेरी विशेषताएं अलग हैं, संसार की विशेषताएं अलग हैं, ये दोनों अलग। इसमें इसके अलावा यहाँ पर ये जो और आया है, ये और यहाँ पर योजक शब्द है, याद रखिएगा, ये इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ पर ये योजक शब्द है, और चूंकि और शब्द की बार बार यहाँ पर आवृत्ति हुई है तो यमक अलंकार की अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। अलंकार आ रहे हैं आपके, तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है ये पंक्ति देके आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, कलर सब घसड़ पसड़ हो जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। 5वां प्रश्न है आपका, बच्चे किस बात की आशा में नीरों से झांक रहे होंगे। बहुत सिंपल सरल प्रश्न है, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था। चिड़िया वाला है ये, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, चिड़िया वाले उसमें से लिया गया है कि बच्चे घोंसलों में अपने माता किस आशा में झांकते हैं कि वो अपने माता पिता से मिलेंगे, उनके माता पिता उनके लिए खाना लाएंगे, वो अपने माता पिता को प्यार करेंगे, उनके माता पिता उनको प्यार करेंगे, दिन भर की जो बातें होती हैं, अब उनकी जो भाषा है वो अपनी भाषा में बातें करेंगे। तो जो भी है वो इसी आशा में झांक रहे होते हैं कि उनके माता पिता आने वाले हैं, उनके लिए खाना लाएंगे, ठीक है। अब वो खिलौने तो लेके नहीं जा सकते, फोन तो लेके जाएंगे नहीं चिड़िया वाले, तो हर बच्चे को ये आशा होती है कि जब भी उसके मम्मी पापा घर से बाहर जाते हैं उसे छोड़ के, तो वो जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ लाएंगे। तो किस बात की आशा है? आशा इस बात की है कि उनके माता पिता वापस घर आ जाएंगे, उन्हें खाना मिलेगा और वो अपने माता पिता का स्नेह वापस से पा सकेंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा आंसर है ये। नेक्स्ट है 6, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यहाँ पर जो कविता है इसका मूल प्रतिपाद्य आप याद कर लीजिएगा, जो इसका सार पता कर लेंगे ना आप, तो आपको इसकी विशेषता का पता चल जाएगा। ये जो लाइन है
ये एक्चुअली तुकांत है, टेक है ये पूरी गीत का। आप जब भी एक अंतरा बोल लेंगे उसके बाद उन्होंने टेक यानी आराम देने के लिए इस लाइन का प्रयोग किया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। अपने लक्ष्य की खातिर पंथी जल्दी जल्दी चलता है या राह में रुकता है, इस तरीके से तुकांत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने इसकी गीत की गेयता, यानी इसको हम गाएंगे तब हमें मजा आएगा। गेयता, गाने का जो भाव है, इस गीत को हम गा सके अच्छे से, उस भाव को भी यहाँ बनाया रखा गया है। पहली बात तो ये लाइन टेक है, ठीक है। टेक का मतलब है कि यहाँ पर आकर विश्राम लिया जा सकता है। दूसरी, इस लाइन के कारण गेयता बनी रहती है गीत की, आप उसे गाते हैं तो एक मजा आता है उसको गाने में। तीसरी बात वो आएगी सार से रिलेटेड, ठीक है। अब ये तो हो गया इनका शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। अब जो भाव सौंदर्य है, भाव क्या है इसका, कि हमें मालूम है मनुष्य के पास समय सीमित है, तो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि हमारा अंतिम समय क्या हो जाएगा, हमारे पास कब समय खत्म हो जाएगा, तो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। रुकने का, थकने का नहीं, बस पढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ते रहोगे तो अपनी लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी कर पाओगे, ठीक है। कीप गोइंग, ऐसा बोलते हैं, काम करते रहो, बस करते रहना चाहिए, ठीक है। कविता के आसपास ये मतलब एक ऐसी चीज है जहां आपको सोचना पड़ सकता है, आप इसको बोल सकते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन होते हैं ये। संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। अब आपको ये अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा, इसमें कहीं कुछ नहीं बताया है कि मैं ऐसा करूंगा तो मैं खुश रह सकता हूँ, कि कविता में मैं वैसा करूंगा तो खुश रह सकता हूँ, ये भी आत्म परिचय से ही है, ठीक है। तो वहां पर कवि ने पूरी कविता में ये बताया, जो बताया है उन चीजों को हमें चुन चुन कर सोच सोच कर निकालना है। अब संसार में क्या है, कष्ट है, हर व्यक्ति को सुख और दुख सहने पड़ते हैं। सुख तो बहुत कम लोगों को याद रहता है, लेकिन दुख हमेशा सबको याद रहता है। कहते हैं ना, बुरी चीज हमेशा सबको याद रहती है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, मेरे साथ बहुत परेशानी में चल रहा हूँ, तो दुख लोगों को याद रहते हैं। तो यहाँ पर कष्टों को सहते हुए, ये हमारे ऊपर है। अब आपको अपनी भाषा में लिखना है तो आप कह सकते हैं कि ये हमारे ऊपर है कि हम अपने कष्टों को ये ना समझे कि हमेशा बने रहेंगे। एक वक्त आएगा जब ये दुख भी खत्म हो जाएंगे, तो हमें हमारे अंदर यही भाव रखना चाहिए कि आज जो समय है वो कल नहीं रहेगा। तो उन चीज़ों से घबराकर हम अपना धैर्य ना खोएं, बल्कि लोगों से मिलते रहें, उनसे अपना मित्रतापूर्ण व्यवहार, सौहार्दपूर्ण व्यवहार बनाए रखें, ताकि कभी कष्ट के समय हमें उनकी ज़रूरत हो तो वो हमारे काम आ सके, हम लोगों के काम आ सके। आपस में मेल जोल बनाए रखें, लोगों से मिलते रहें, प्रेम बना रहे। इसी से हम क्या कर सकते हैं, हंसी खुशी का माहौल भी पैदा कर सकते हैं। पापा को ऑफिस में कोई टेंशन हुई, ठीक है, बॉस ने डांट दिया, घर आके उन्होंने तुमको डांट दिया, क्या घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो अगर बोला ये जाता है ना कि ऑफिस की चीज़ें ऑफिस में छोड़ के आओ और घर की चीज़ें घर तक रहनी चाहिए, तो अगर पापा वो माहौल बाहर ही छोड़ के आ जाते हैं और आपके साथ आके वही मस्ती में और सारी चीज़ें वो करते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है ना। अगर मुंह सड़ा के आते हैं पापा तो कैसा लगता है फिर, आज तो डांट पड़ेगी भैया, चलो कमरे में पहुंच जाओ, चुपचाप पढ़ाई करना शुरू करता तो पापा का दिमाग खराब है। यही होता है ना, मम्मी भी चुप, बच्चे भी चुप। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है हमारी प्रायोरिटीज, हमारी प्राथमिकताएं क्या है। जहाँ बॉस ने डांटा वो वहाँ की प्राथमिकता थी, वो वहाँ खत्म कर देनी चाहिए हमको। हमारा घर हमारा है, हमारे बच्चे भी हमारी किसी आशा में तो प्रतीक्षा कर ही रहे ना, सुबह से लेकर शाम तक। तो उन चीज़ों को समझना है। तो मनुष्य चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, छोटों में चूंकि परिपक्वता कम होती है, बच्चे जल्दी से हिल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, लेकिन हमें ध्यान रखना है। ये आपको पढ़ाई चैप्टर इसीलिए जाते हैं कि आप इनसे सीखें कि हमें व्यवहार कैसे करना है समाज में, ठीक है। तो वही आपको करना है कि आप कुछ दुख आएंगे, ये याद रखिएगा कि दुख आएंगे, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मैं क्या इतना बुरा हूँ, मेरी किस्मत खराब है, ये सब चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए दिमाग में। दुख आएंगे ये मान के चलना, हमेशा अच्छी चीज़ें नहीं होती, हमेशा हाईवे नहीं होता है, कई बार हमें गाँव की रोडों पर भी उतरना पड़ता है गाड़ी चलाते वक्त, ठीक है। तो दुख आएंगे, लेकिन उनको मिलजुल कर आपस में बात करके, मित्रतापूर्ण व्यवहार से, सौहार्दपूर्ण व्यवहार से हमें उनका समाधान करना पड़ता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करके हम संसार में अगर दुख भी है तो भी उसको हंसते हंसते काट जाएंगे, क्योंकि जब अपनों का साथ होता है तो हमें फिर और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं देखिए,
अब यहाँ पर हम बात करें कुछ ऐसे प्रश्नों की जो आपके जो आपके प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो कि दोनों कविताओं का सार क्या है, मूल प्रतिपाद्य क्या है, आखिर वो कहना क्या चाह रही है, उनसे हमें क्या प्रेरणा मिल रही है, इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये कुछ चीजें हैं, ये आप याद रखिएगा। कविताओं का सार आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कविताओं का सार आपसे पूछा जा सकता है, कविता हमें क्या करने की प्रेरणा देती है, कविता से हम क्या सीख रहे हैं, कविता हमें क्या सीख दे रही है, क्या प्रेरणा दे रही है, आप इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में इसके बाद की बात करें तो कोई एक लाइन देकर आपको उसकी व्याख्या करने को वो बोल सकता है, उसके आसपास की चीजों को, जैसा कि हमने प्रश्न में देखा। ये तो कुछ प्रश्न निश्चित थे, लेकिन वो किसी और लाइन के भी, कविता से जुड़ी किसी भी लाइन, कविता की किसी भी लाइन को, किसी भी पंक्ति को समझाने के लिए बोला जा सकता है आपको, ठीक है। कविता की किसी भी पंक्ति को आपको समझाने के लिए बोला जा सकता है। यहाँ पर चिड़िया की बात की, वहां पर ना करें। लास्ट वाली कविता थी कि मेरे लिए घर में कौन विवल, तो मेरे पैरों में क्या आ जाती है, उससे शिथिलता आ जाती है। आपको उस लाइन को भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ जो लाइन दी है आपसे वही पूछी जाए। तो मैं आपको 2 प्रश्न ऐसे लिखवा रही हूँ, इन प्रश्नों का आप खुद उत्तर देके कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने कितनी पढ़ाई की है, मुझे पता चलना चाहिए कि हाँ आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। पहली कविता थी हमारी आत्म परिचय। तो आत्म परिचय की अगर हम बात करें तो आत्म परिचय जो कविता है, हमें कैसा व्यक्ति बनने पर जोर देती है। जो संसार में गया वो संसार का हो गया, लेकिन हमें होना नहीं है, क्योंकि अंत तो वही है कि हमें वापस यहाँ से जाना है। तो इसके बुलावों में नहीं आना है, अपने आप को कैसा रखना है, लक्ष्योन्मुखी रखना है। अभी आपका लक्ष्य है पढ़ाई करना, अभी आपका लक्ष्य है परीक्षा पास करना, तो अपने आप को फोकस रखना है। टीवी, मोबाइल, यूट्यूब, गाने, रील्स, इन सब से अपने आप को थोड़ा हटा लेना है, क्योंकि परीक्षा बहुत पास है आपकी, ठीक है। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें, दोनों कविताओं से एक एक लिखवा रही हूँ, आप इसको कीजिएगा अपने शब्दों में। दूसरी हमारी जो कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता का सार क्या है, इस कविता का मूल भाव आप कह लीजिए, सार कह लीजिए, क्योंकि कविता बहुत छोटी है, ठीक है। ये आप करें, प्रश्न आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप अपने आप से भी प्रश्न बना सकते हैं कि अगर मुझसे ये लाइन पूछ ली जाए तो इसकी व्याख्या क्या हो सकती है। आप इन प्रश्नों को करेंगे तो आपको पता चलेगा। इन प्रश्नों को कीजिएगा और इनके उत्तर जिन्होंने भी किए हैं, अटेम्प्ट करने के बाद में अगर कोई क्वेरीज आती है, नहीं आता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ठीक है। तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का, शंकाओं का समाधान हम कर सकें। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।